हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने आपको जैसा कल वादा किया था कि एसएससी जीडी को लेकर दोस्तों मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, रीजनिंग और मैथ दोनों के प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। तो मेरा जितने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी 2025 प्रेजेंट टाइम में जो भर्ती दोस्तों 25 में होने वाली है, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। क्योंकि यहाँ आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ना है, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले, उन सभी विद्यार्थियों को जोड़ना है और क्लास का ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पर आपको चीजें बहुत सी मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर पूर्ण तरीके से समावेश मिलने वाला है। तो आपको लगेगा, जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको वास्तविकता में लगेगा कि हाँ, हमें क्लास का फायदा होने वाला है। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों, सीधा मैं यहाँ पर क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू की है। दोनों ही सब्जेक्ट की, मैथ और रीजनिंग, दोनों की दोस्तों एक सीरीज चालू की है, जिसमें लगभग अप्रोक्सीमेट एक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन जब हम एक क्लास में सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों सब्जेक्ट को लेकर आपका जो दिमाग का दायरा है ना, वो खुलने वाला है। एकदम तैयार हो जाओ। मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, गिने चुने आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने हैं। आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। बाकी के 2 सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से बनाना है, आप अपने तरीके से देख सकते हैं। लेकिन 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग दोनों ही यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आ जाओ, जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन की इस लैंग्वेज को समझना। ये जो दोस्तों लास्ट एग्जाम हुई थी, आपको पता है 7 मार्च को इवनिंग वाली शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था, उसके क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी रीजनिंग वाला सेगमेंट लेकर आया हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैथ वाला, ऐसे रेंडमली दोस्तों मैथ रीजनिंग दोनों ही सेगमेंट में आपको एकदम क्लियर करवाने वाला हूँ। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ रे छोरो, आ जाओ रे शेर शेर नहीं हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा है। आपको भी टाइम दूंगा, लगभग 10 12 15 सेकंड का टाइम आपको देने वाला हूं, और इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पहले आपको करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का युग्म दिया है। एक ये युग्म दे दिया दोस्तों, उसका चयन करना है कि इसके रिलेटेड, इससे संबंधित कौन सा युग्म होगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, लगभग 10 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूं। आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं। JIR का संबंध जो FEN से है, वही सब इनमें से किस ऑप्शन का होगा, देख लो एक बार भैया, फिर करें चर्चा चालू। ठीक है, अच्छा देखो, यदि मैं यहाँ पर चर्चा चालू करूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए जे का नंबर कितना है, 10 है। आई का नंबर कितना है, 9 है। आर का नंबर 18। नंबरिंग याद कर लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए आपका अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, इनके अक्षर या अक्षरों के नंबर याद कर लो। इनके विपरीत अक्षर कौन कौन से हैं, नंबर याद कर लो। विपरीत अक्षर कौन कौन से याद कर लो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मल तरीके से होने वाले हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन का स्वागत करना, लास्ट साल ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखो, जे का संबंध इसने एफ से बताया है। तो यदि मैं जे के नंबर की बात करूं, तो जे का नंबर कितना है भैया, 10 है। जे का नंबर कितना है, 10 है। और एफ का नंबर कितना है, 6 है। तो इसने -4 किया है, क्या देखना, कितना किया है, -4। ऐसे ही आई का नंबर कितना है, 9 है, और 9 से 5 पर गया है। ई का नंबर 5 है, तो यहाँ भी कितना किया है, -4। ऐसे ही दोस्तों आर का नंबर 18, और 18 पे से एन मतलब 14 पर गया है। तो यहाँ भी क्या किया भैया, इसने -4 किया है। तो एक पैटर्न हमारे समझ में आ गया कि एक ऐसा समूह का चयन करना है जिसमें दोस्तों -4 करने पर समूह प्राप्त हो रहा हो। तो अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, मैं एफ से ले लूं, एफ से टी का कोई संबंध नहीं, मतलब ये कोई नहीं होगा। वी से टी का कोई संबंध -4 पर नहीं है, ये भी नहीं। लेकिन यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखना दोस्तों, वी का एक्स से संबंध है क्या। यदि बी के नंबर की बात करूं, तो बी का नंबर 2 होता है। अब 2 में से -4 करोगे, तो देखो -4 करके बताऊं, वी बी से पहले कौन आएगा, ए से पहले कौन आएगा, जेड, जेड से पहले बाई, और बाई से पहले कौन आएगा, एक्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों -4 करने पर आए। या चौथा अक्षर पिछला, चौथा पिछला अक्षर देखो, जैसे चौथा पिछला अक्षर कौन सा है, एफ है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर बी से पिछला अक्षर चौथा, मतलब -4 करने पर कौन आएगा, एक्स आएगा। -4 किया। सी का नंबर कितना है, 3। और 3 में से यदि तुम घटाओगे ना, 3 में से यदि घटाओगे, यहाँ नंबरों की बात करूं, देखो एक और चीज बता देता हूँ। ए से जेड तक तो आपको नंबर पता ही है, ये तो 1 से 26 तक रहने वाले हैं। लेकिन आप जेड के बाद जब जाओगे ना, तो फिर ए आएगा,
और दोस्तों अब ए का नंबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बी का नंबर दोस्तों 28 हो जाएगा, सी का नंबर 29 हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं डी की बात करूं, डी का नंबर 30 हो जाएगा। ऐसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सी का नंबर कितना है, 29, और 29 में से 4 घटाओगे तो 25 बचेगा, मतलब 22 आएगा। एल का नंबर कितना है, 12, और 12 में से 4 घटाओगे तो 8, मतलब एच आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वी एल सी का संबंध एक्स वाई एच से है। जो संबंध यहाँ पर किसका था, जी आई आर का संबंध एफ ई एन से था, वही के वही संबंध वी सी एल का किससे भैया, एक्स वाई एच से है। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था, आपको समझना है, ये नंबर थोड़े से देख लेना। ठीक है भैया, यदि किसी को कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को और समझा दूंगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने भैया कोई कथन दे दिए, ये कथन निष्कर्ष का है। यहाँ उसने जो स्टेटमेंट, जो कथन दिया है ना, उसको आपको पूर्ण तरीके से सत्य मानना है। जब भी आप कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जो कथन दिया गया है उस कथन को पूर्ण सत्य मानना है, और उसी के अनुसार जो कॉन्क्लूजन है, जो निष्कर्ष हैं, उनकी बात करनी है। जैसे देखो कथन क्या दिया है भैया, से कोई 2 कथन दे दिए, कथनों के अनुसार अपन को ये मतलब नहीं है उससे कि वो कथन सत्य है कि नहीं, हमको तो सत्य मानना है। ठीक है, उसी के अनुसार दोस्तों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इनमें से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब देखो कथन क्या कहा है, कथन कहा है भैया कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले क्या है, हरे हैं, और दूसरा कह रहा है सभी सफेद हरे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सभी सफेद हरे हैं, और इसने इसके 2 निष्कर्ष दे दिए। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ हरे पीले हैं, और निष्कर्ष नंबर 2 कह रहा है कुछ हरे सफेद हैं। तो आपके सामने दोनों निष्कर्ष है। अब आप बता दो इनमें से कौन सा अनुसरण करता है। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूं, लगभग दोस्तों 10 सेकंड का ही समय दूंगा। ठीक है, अब देखो भैया इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या बनानी है। पहले तो आपको इन जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट के अनुसार वेन डायग्राम बना लेना है, वेन आलेख बना लेना है, और उस वेन डायग्राम के अनुसार आपको कॉन्क्लूजन्स पढ़ने हैं और कॉन्क्लूजन्स को देखना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही है। जैसे देखें अपन पहले तो डायग्राम बनाते, वेन डायग्राम बनाते, इसने कहा है कुछ पीले हरे हैं, तो कुछ कुछ वाला तो आंशिक रूप वाला ऐसे बनता है क्या, ये मैंने लिख दिया कुछ पीले क्या है भैया, हरे हैं। ये देखो ये जो आंशिक वाला है ना, ये कुछ को ही बताएगा, ये कुछ पीले क्या है, हरे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सभी सफेद हरे हैं, इसका मतलब सफेद वाला जो पोर्शन है ना वो हरे के अंतर्गत आएगा। ये मैंने लिख दिया भैया सभी सफेद क्या है, हरे हैं। तो ये तो बन गया वेन डायग्राम। देखो जितने भी सफेद का समूह है वो हरे के अंदर है क्या, मतलब पूरा की पूरा सफेद का समूह हरे के अंदर है। ये तो वेन डायग्राम बन गया। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद हम इसके कॉन्क्लूजन की चर्चा करते हैं। कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है, कुछ हरे पीले हैं क्या, देखो कुछ हरे पीले हैं क्या, तो निश्चित रूप से ये कुछ वाला पोर्शन है क्या, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्क्लूजन भैया सही है। कुछ हरे पीले हैं क्या, सही है। दूसरा पढ़ते हैं, कुछ हरे सफेद हैं, तो देखो दोस्तों जब पूरे के पूरे सफेद हरे में हैं तो निश्चित तौर पर इस हरे का कुछ पोर्शन चाहे एक अंश आए, लेकिन ये छोटा सा भी पोर्शन इस सफेद के अंतर्गत आ रहा होगा क्या, निश्चित रूप से आ रहा होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि दोस्तों ये वाला भी कॉन्क्लूजन क्या है, सही। उसने यही तो कहा है कुछ हरे क्या है, सफेद है, तो इस सफेद के अंतर्गत हरे का चाहे थोड़ा सा ही पोर्शन है, उसने कुछ के लिए कहा है। कुछ का मतलब आंशिक रूप से होता है, चाहे छोटा सा पोर्शन आए लेकिन आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा दूसरा भी कॉन्क्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन खेल क्या खेला इसने, इसके 4 अलग अलग ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण, दोनों ही सही है भैया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए जब दोनों निष्कर्ष सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक बार इन आंसर्स को देख लिया करो, जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी पहला गलत कह देगा, दूसरा गलत कह देता। जैसे कहा है देखो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, मतलब दूसरा नहीं करता। दोनों ही, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, मतलब दोनों ही गलत है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे दोनों ही अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, इसमें एक डायग्राम का यूज किया हुआ है, और डायग्राम के अनुसार आपको एक अगली आकृति को खोजना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। देखो दोस्तों निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना उसके स्थान पर रखा जा सकता है। ये इसने भैया यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आप देख लो एक बार आकृतियों को ढंग से, जरा गौर से देखना, और आप बताओ, साथ ही साथ आप ऑप्शंस भी यहाँ पर बता सकते हो क्वेश्चन नंबर लिख के कि साहब आपका ये आंसर आएगा। लास्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप अपना स्कोर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है भैया, आ जाओ जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना। अब देखो ये क्या कह रहा है,
एक आकृति बना दी इसने, ये एक पंचभुज बनाया, इस पंचभुज के अंतर्गत इसने एक सॉलिड ट्रायंगल बना दिया और दोस्तों 3 सर्किल बना दिए। इसके अनुसार हमको देखना है कि अगली जो आकृति होगी सममित आकृति कौन सी बनेगी। तो अपन किसी भी एक पैटर्न को पकड़ते हैं। यदि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की चर्चा करूं, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी का कोई ऑप्शन आएगा, लेकिन जो सही है उसको मैं बताता हूँ, देखो समझना। यदि मैं ट्रायंगल के अनुसार करता हूं तो ट्रायंगल पहले इसने मिड स्थिति में दिया है और इसके बाद इस ट्रायंगल को घुमाया है, इस कोने पर आ गया, फिर इसके बाद इस कोने पर चला गया, देखो इस कोने पर चला गया, इसके बाद फिर यहाँ गया, देखो यहाँ गया। तो अगली जो भी स्थिति होगी उसमें ये यहाँ आना चाहिए ट्रायंगल। तो देखो यहाँ कौन सी स्थिति में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको समझना होगा, एक ही चीज से करेक्ट कर सकते हैं इसको। ट्रायंगल की पोजीशन देखो कि ट्रायंगल की पोजीशन क्या है रे मेरे भैया, ट्रायंगल की पोजीशन। और ट्रायंगल की जब पोजीशन आप देखोगे, सॉलिड ट्रायंगल की जब पोजीशन देखोगे तो आपको राइट तरीके से पता चल जाएगा कि ट्रायंगल की पोजीशन से ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। डरना नहीं है, एक बार जब हाथ थाम लिया दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम तक साथ निभाने वाला। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ। जितने भी बच्चे हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे आपसे जुड़े हो और भी विद्यार्थी है, आपके साथ वाले भी हैं, कंपिटिटर ही हैं हालांकि, लेकिन सबको जोड़ना है क्योंकि सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है भैया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा, एक इसने कोडिंग दे दी, कोडिंग डिकोडिंग नाम का एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, उसी के अनुसार एक कोडिंग दे दी। इसने दोस्तों एक शब्द दे दिया रिफ्यूज, इसको कोड कर दिया किस शब्द से, CGSFCR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आपको बताना सफारी को कैसे लिखा जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, अपना आंसर देना, क्या आंसर होगा क्या जवाब होगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूं। 10 सेकंड का समय मैं आपके लिए दे रहा हूं, कर लो भैया, है ना, जल्दी करना थोड़ा सा। ये लो, आपका समय चालू होता है अब, केवल 10 सेकंड का समय दूंगा। देख लो सफारी को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आपका टाइम स्टॉप। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कैसे लिखा है इसको। यदि मैं इस पैटर्न को एक बार जब कोडिंग डिकोडिंग जो भी टॉपिक है, आप रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, रीजनिंग में यदि आपको पैटर्न पता चल गया क्वेश्चन को करने का, तो निश्चित मान लो दोस्तों आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो इसने यदि इस पैटर्न को देखू ना मैं, तो एक शब्द दे दिया रिफ्यूज। अच्छा, इसमें देखना तुम कि किस शब्द का संबंध किससे हो सकता है, किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकता हूं। अब देखो यदि मैं इस क्वेश्चन को पीछे से पढ़ता हूं ना, तो देखना भैया ई का जो नंबर था ना उसमें से इसने -2 किया है, ई में से -2 किया, ई का नंबर 5 है, 5 में से 2 घटाया 3 आया और 3 पर सी आता है, मतलब परफेक्ट मुझे पता चल गया। लेकिन अगले पर जाता हूं तो अगला अक्षर इसने सेम लिखा है, जी को इसने सेम लिख दिया, मतलब कुछ माइनस नहीं किया। आगे चलें, यू का नंबर 21 है और 21 में से 2 घटाकर इसने 19 लिखा, मतलब यहाँ भी कितना किया है, -2 किया है। ठीक है, आगे देखो एफ को भी इसने सेम लिख दिया, एफ को भी इसने सेम लिखा है, मतलब एक में -2 कर रहा है, एक को सेम लिख रहा है, एक में -2 कर रहा है, एक को सेम लिख रहा है। आगे चलें, देख लेते एक बार, इसे देखना, फिर इसने -2 किया है, अरे भैया पता चल गया कि पैटर्न -2 सेम -2 सेम। आगे इसने आर को भी सेम लिखा है, मतलब एक पैटर्न का मुझे यहाँ पर दोस्तों पता चल गया। उसी पैटर्न को मैं फॉलो करके देखता हूँ कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन पकड़ना है इसको कहाँ से, पीछे से। कहाँ से पकड़ना है, पीछे से। देखो पहला कौन सा अल्फाबेट से, आई है। अब आई का नंबर होता है 9, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 पर कौन आता है, जी आता है। इसका मतलब सबसे पहले तो कौन आने वाला है, जी आएगा। अब देखो अगले अल्फाबेट्स को इसने सेम लिखा है, देखो जी को सेम लिखा था गया, तो अगला अल्फाबेट कौन है, आर है, आर को इसने सेम लिखना है। अब जो भी अगला है उससे -2 करो, ए आएगा। ए का नंबर कितना बताया मैंने, 27 बताया, 27 में से 2 घटाओगे तो 25 आएगा, और 25 पर कौन आता है, वाई आता है। ऑप्शन देख लो, जी आर वाई किसी में है क्या, जी आर वाई 3 ऑप्शन में, मतलब अभी ऑप्शन से पता नहीं चला। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर केवल जी आर एक ही ऑप्शन में होता है, जी आर वाई और में नहीं होता, तो मैं बता देता, लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन की लड़ाई है। आगे चलें, कभी ना कभी लड़ाई तो जीतेंगे। वाई के बाद अगला जो भी अल्फाबेट है सेम लिखा है, कौन है, एफ, एफ को सेम लिख दिया, जी आर वाई एफ, जी आर वाई जी, जी आर वाई वाई, जी आर वाई एफ। देखो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आगे चेक करना चाहो तो यहाँ ए में से फिर से -2 करना, ए का नंबर 27 में से -2 क्या 25, और 25 पर कौन आएगा, वाई, अगला अक्षर सेम एस, जी आर वाई एफ।
YS, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है रे मेरे भाइयों, यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हो, कतई कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना होगा। ठीक है भैया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक श्रृंखला दे दी, एक सीरीज दे दी, और उस सीरीज के अनुसार आपको बताना है कि भैया इस प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा, एक कौन सा नंबर होगा जो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक की जगह पर आएगा। तो आप एक बार देख लो, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 दिया है, 34, 55। एक पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को देख लो। थोड़ा सा समय दे रहा हूं, 10 सेकंड का, करो भैया जल्दी से करना। ठीक है, आपका समय हुआ स्टॉप। अब देखना 8 के बाद एक बार, ये जब सीरीज का जब जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पहले देखना इनके बीच अंतराल कितना है, डिफरेंस को देखना, डिफरेंस कितना है। अच्छा डिफरेंस से चलता हूं, देखना यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 का है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, देखो 8 5 13, ये 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ कितने का है, 21 और 13 में जोड़ता हूं तो 34, और यदि दोस्तों 34 में मैं 21 जोड़ता हूं तो 55 आएगा। तो आप देखो इसने डिफरेंस में अगले अक्षर को लिख दिया, जो पिछला जो भी रहा है ना। अब 5 मतलब पहला पहला तो ठीक है, लेकिन देखो 8 को लिख दिया, 13 को लिखा, 21 को लिखा, इसका मतलब अब जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना होगा, 34। कुछ दिमाग नहीं लगाना रे भैया, इजी क्वेश्चन है, सही तरीके से समझोगे तो आसान है, वरना जूझते रहना, उलझते रहना। ठीक है, अब दोस्तों यदि 55 में तुम 34 ऐड करोगे, 55 में 34 ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया, 9 8 मतलब 89 आने वाला है। 89 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है रे दोस्तों, यदि किसी को कोई समस्या है तो पूछ लेना। समझ में आया कितना आएगा, 84, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझने लायक है। इसमें क्या कह रहा है, 8 R 10 10 लिखा हुआ है, S के बाद 7 लिखा हुआ है, T 12 लिखा हुआ है। इसको 75 के बराबर का और किया हुआ है 75, लिखा हुआ है 18 R 6 S 8 T 30, 86 के बराबर है। तो उसने पूछा है 24 R 15 S 9 T 35 को क्या लिखा जाएगा। ये RST है ना, ये तो सब में है, RST से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल नंबर्स का खेल है। अब नंबर्स को आपको किस प्रकार से करना है कि आपका आंसर जो भी निकल के आए। ठीक है भैया, आप ऑप्शन देख लो क्या आएगा, 24 15 24 15 9 35 को क्या लिखेंगे हम। 10 सेकंड का समय दे देता हूँ। ठीक है, 10 का गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 15 सेकंड का समय दे देता हूँ, ले लो टाइम। देखो टाइमर इस तरीके से चलता है, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको लास्ट बता रहा हूं मैं, लास्ट 15 से 20 सेकंड का समय मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कितने रे मेरे भैया, 80 क्वेश्चन है, टाइम कितना है, 60 सेकंड का समय है। ठीक है, आपका समय खत्म हुआ, 60 मिनट का समय, सॉरी, 1 घंटे का पेपर है, टोटल 80 क्वेश्चन आपसे 1 घंटे में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने एक क्वेश्चन के बट में कितना नंबर आने वाला है। अब चलो देखो भैया, ये क्या कह रहा है, 8 10, इसके बाद 7, इसके बाद 12, और इसको क्या लिखा है इसने, 75 के बराबर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं, ये RST तो कोई मतलब नहीं, तो सब में RST तो कॉमन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब पैटर्न देखो, मैं यदि यहां पर इंटू कर दूं तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। 80 में यदि मैं 7 जोड़ दूं ये कितना हो जाएगा, 87, और 87 में से मैं 12 घटा दूं तो कितना आएगा, 75। 75 मतलब समझ में आ रहा है कुछ। आगे देखो, यही करके देखते हैं, प्लस सॉरी पहले इंटू प्लस माइनस करने पर 75 आया, तो मैं आगे करके देखता हूं, यदि यहां भी करने पर यही आता है 86, तब तो मेरा सही होगा। चलो देखते हैं, नंबर लिखा है इसने 18 के बाद 6 के बाद लिखा हुआ है 8 के बाद लिखा हुआ 30, और ये इक्वल किया हुआ है भैया 86 के। सबसे पहले मैंने क्या सिंबल यूज किया, इंटू, इसके बाद मैंने प्लस लगाया, इसके बाद मैंने माइनस लगाया 13। अब देखो एक बार गुना करें, 18 छिक्की कितना होगा, 108, 18 छिक्की कितना होगा 108, और 108 में 8 जोड़ दिया, 108 में कितना जोड़ दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा 116, और 116 में से दोस्तों 30 घटा दिया, कितना घटा दिया 30 घटा दिया, तो कितना आएगा 86। मतलब पैटर्न तो सही है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्यों ना इसी पैटर्न को लगाया जाए। तो संख्याएं क्या दी है, 24 15, इसके बाद दिया हुआ है 9,
35 और इसको इक्वल किया हुआ है, लेकिन हमें तो सिंबल्स पता चल गए ना। इंटू लगाया, ये यहाँ पर इंटू किया है, यहाँ भी इंटू किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। तो देखो पहले इंटू लगाया, इसके बाद प्लस किया, फिर माइनस किया, जो भी आंसर आएगा देखते हैं एक बार। अच्छा गुना करना, ये कितना होगा, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 360। 360 में 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 369, 639। जोड़ दिया भैया मैंने, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ये कितना हो जाएगा 639 में से घटाना 35, घटाओ ये कितना हो जाएगा 433। मतलब दोस्तों कितना है 334। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो, क्वेश्चन इजी आते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पैटर्न को यदि तुमने समझ लिया तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है रे भैया, किसी को कोई समस्या, क्या किया है, इनटू किया है, प्लस किया है, नेगेटिव मतलब माइनस किया, यही पैटर्न हमें पता करना था, जो हमने पता किया और इसको हमने फिट किया। पहले देखा, फिर सोचा और फिर फिट किया, फिर निकाला। देखो पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, देख लिया ना, देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका पैटर्न क्या है, तो मुझे पैटर्न पता चला कि भैया इनटू प्लस माइनस किया है। देखा सोचा, फिर मैंने उस पैटर्न को फिट किया, देखना मैंने इस पैटर्न को यहाँ फिट किया क्या, और फिट करने के बाद निकाल दिया, निकाला तो क्या निकला आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। पहले देखना होगा, पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको देखो। ठीक है भैया, देखा, देखने के बाद उसको सोचना, देखने के बाद क्या करना है, सोचना है, देखने के बाद सोचा, और सोचने के बाद आपको फिट कर देना है। सोचने के बाद क्या किया मैंने, फिट किया, और फिट जैसे ही करोगे ना तुरंत निकलेगा, तुरंत निकलेगा आंसर निकलेगा। ठीक है, पहले देखना है, सोचना है, सोचने के बाद फिट करना है, फिट करोगे तुरंत ही निकल जाएगा, मतलब आंसर निकल जाएगा। आए समझ में। तो कितना है भैया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, 334 आएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज दे दी, सीरीज ही तो दी है। अब सीरीज को पहले देखो, देखो रे भैया, 9, 18, 33, 42, 57, 9, 18 दिया हुआ है, 33, 42, 57 के बाद कौन सा आएगा। देखो फिर जरा सोचो, देखो सोचो, और सोचने के बाद जो तुम्हें पता चल जाए उसको फिट करना, और फिट करने के बाद निकल जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब देखो डिफरेंस देखना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डिफरेंस देखना। यहाँ डिफरेंस कितना है 9 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 15 है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है 9 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 15 है। मतलब पैटर्न पता चल गया, देख लिया, सोच लिया ये पैटर्न है, और सोचने के बाद फिट करो, मतलब कितना आएगा डिफरेंस 9 ही आएगा। और 57 में यदि तुम 9 ऐड करोगे, 57 में यदि 9 जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा 66, मतलब निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो तुम्हें आंसर आराम से पता चल जाएगा कि कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो इतना आसान है, किसी भी क्वेश्चन को करना है ना तो देख लो, सोच लो, फिट कर लो, निकाल लो, तुरंत निकलेगा, निकल जाएगा तो ऑप्शन टिक कर देना। आगे चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 लड़कियां, लो भैया लड़कियां भी आ गई। 7 लड़कियां के नाम देख लो, पी क्यू आर एस टी यू और वी। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की, इसने क्या कहा है, केंद्र से बाहर की तरफ, ये पढ़ लेना थोड़ा सा, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठिए, परंतु ऐसे नहीं जिस क्रम में हमने बताया हुआ है। ठीक है, क्रम कोई फॉलो नहीं करना। इसने क्या कहा है, क्यू और आर दोनों के निकट पड़ोस में कौन है, पी है। इसका मतलब क्यू और आर जो भी दो व्यक्ति हैं इनके बीच में किसको होना पड़ेगा, पी को होना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्यू और आर दोनों के निकट पड़ोसी, तभी तो होगा ये पी, जब दोनों के कहा आएगा, बीच में आएगा। इस तरीके से पैटर्न। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, एस ने तो आर का, एस ने तो आर का न टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब एस है ना, इसको तुम्हें आर के और टी के पड़ोस में नहीं रखना है, आर और टी के पड़ोस में नहीं रखना है। ठीक है, समझ लेंगे। टी और यू, टी और यू दोनों के निकट पड़ोस में, टी और यू दोनों के निकट पड़ोस में कौन आएगा, वी आएगा, वी आएगा। ठीक है भैया, ये कर लिया। इसके बाद कहा इसने वी एस के, वी एस के किधर है, दाई और दूसरे स्थान पर है। तो बताओ आर के ठीक दाई और कौन बैठी हुई है। आपके लिए समय दे रहा हूं मैं लगभग 10-15 सेकंड का, आप एक बार कर लो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है भैया करो, मैंने हालांकि लगभग आधा तो सॉल्व करा दिया। ठीक है, पूरी हिंट दे दी है मैंने क्वेश्चन के, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। चलो ठीक है, करते बात। पहले इसको किस पर बैठा रहे, एक वृत्ताकार मेज पर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो बढ़िया गोल टेबल बना लो।
और गोल टेबल बनाने के बाद जितने व्यक्तियों को उसने बैठाना है ना, उतने व्यक्तियों के लिए जगह रिजर्व कर लो। अब व्यक्ति कितने पहले कह देगा वो, कितनी लड़कियां हैं 7, मतलब 7 जगह रिजर्व करो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और भैया कितनी हो गई, 7 लड़कियों को मैंने बैठा दिया। अच्छा अगली लाइन ये ध्यान रखना, इसने मुंह का की केंद्र के बाहर, तो एरो एक छोटा सा लगा देना। ये एरो ये बताता है कि इन व्यक्तियों के मुंह कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर है। इस सर्किल का जो भी सेंटर पॉइंट है ना, ये इससे बाहर की ओर इनके मुंह है। ठीक है, ये अप्रोच रही हमारी क्वेश्चन को करने की अप्रोच। तो मैं बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सर्किल बनाया, जितने व्यक्तियों को बैठाना है आराम से तसल्ली से जगह बना लो। जगह बनाने के बाद अंदर बाहर जो भी करना है उनके मुंह कर दो। अंदर की तरफ करता तो एरो में कहाँ की तरफ लगा देता, अंदर की तरफ। अब इसको बैठाते हैं। बैठाने में ध्यान रखना जो उसने कहा है ना उसको अपन को मान के चलना है, उसी तरीके से बैठाना। अब देखो बैठाए चलो, इसने कहा क्यू, क्यू है ना, सॉरी पी है ना वो आर और इसके बीच में है, वी है ना टी और इसके बीच में है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट लाइन उसने जो लास्ट में कही, और एस इन दोनों का पड़ोसी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है मेरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वी है ना, वी, ये एस के, किसके, एस के दाई और दूसरे स्थान पर है। आए समझ में। अब तुम बताओ, यदि इन व्यक्तियों के मुंह दाई, यदि इन व्यक्तियों के मुंह बाहर की तरफ है तो इधर जो भी सिंबल आएगा वो दाएं आएगा। देखना, यदि यहाँ पर मेरे पीछे सेंटर पॉइंट है तो मैं ऐसे केंद्र की से बाहर की तरफ मुकर के बैठाऊं, तो मेरा ये वाला देखो हैंड कौन सा है, दाएं। मतलब यदि मैं इधर बैठाऊंगा तो व्यक्ति मेरे दाएं बैठेगा, और यदि केंद्र की ओर होता तो इधर बैठा था तो मेरे दाएं होता। लेकिन उसने दोस्तों केंद्र से बाहर की तरफ करवाए, इसका मतलब ये जो एरो बता रहा हूं ना ये दाएं को बताएगा। अब तुम क्या करना, ये जो बी है ना, इस बी को एस के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठाना पहले, क्योंकि हमें केवल इन दो व्यक्तियों का पता है कि इनको कहां बैठा सकते हैं। अब देखो, अब जिस व्यक्ति से तुलना करवा रहा ना उसको तुम कहीं बैठा, तो इसने कहा वी किसके, एस की, तो तुम एस को कहीं बैठा सकते हो। ये तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने 7 जगह हैं और 7 जगह में से एस को कहीं बैठा सकते हो। मैंने क्या किया, एस को मान लो यहां बैठा दिया। ठीक है भैया। अब एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बी, तो देखो इस एस का दाएं इधर होगा क्या, एस का इधर कौन सा होगा, दाया, और इधर कौन सा होगा, बाएं। लेकिन उसने कहा है दाएं, एस के दाएं दूसरा बी है, ये पहला और दूसरा, ये कौन है मेरे भैया, ये बी है। दो व्यक्तियों को मैंने बैठा दिया, ये निश्चित है इसी प्रकार से बैठे। अब देखो मैंने कहा है ये इस प्रकार से बैठाना है, या ये जो वी है ना ये टी और किसके बीच में बैठेगा, यू के बीच में बैठेगा। ये वी है ना, यहाँ टी आएगा यहाँ वी आएगा, सॉरी यहाँ यू आएगा यहाँ टी आएगा, या यहाँ यू आएगा यहाँ टी आएगा, इस प्रकार से बैठाना है। लेकिन इसने कहा है एस के पड़ोस में टी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ कौन होगा, निश्चित है यू होगा, और यहाँ कौन होगा, टी होगा। देखो टी और यू के बीच में आ गया कि टी और यू के बीच में भी आ गया क्या, सही है ना। देखो टी और यू के बीच में भी आ गया क्या, आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, पी किस किस के बीच में होना चाहिए, क्यू और आर के बीच में, लेकिन आर एस का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब यहां आर नहीं आएगा, यहां कौन आएगा, क्यू, यहां कौन आएगा, पी, और यहां कौन आएगा, आर। अरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं आया, इतनी इजी तरीके से मैंने समझाया है एक एक कंसेप्ट को, एक एक तरीके को दोस्तों, आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ये अरेंजमेंट होगा, इस प्रकार से इनकी बैठक होगी, इस प्रकार से बैठेंगे। आप बताओ आर के ठीक किधर, दाई ओर। अच्छा आर का दाएं इधर होगा क्या, ये आर का क्या होगा, दाया। आर के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, पी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, कौन बैठा है, पी, और ऑप्शन नंबर डी। आया कि नहीं आया समझ में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना रे भैया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित जो भी प्रश्न दिया हुआ है ना इसके विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए भैया, प्रश्नवाचक की जगह पर कौन आएगा। एकदम लल्लू है इसमें। देखो पहले इसने एक, दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बनाया हुआ है ऐसे, फिर इसने 3 कर दिए। देखो यहाँ कितना बनाया है, एक, एक के बाद इसमें कितने कर दिए, 3, यहाँ कितने कर दिए, 5, 5 के बाद यहाँ गिनोगे तो 7, अब 7 के बाद इसमें कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे भैया कौन सा ऑप्शन होगा, एबीसीडी कौन सा सही है। 9 किस में, देखो गिनो, 1 2 3 1 2 3 3 3, मतलब 9 इसी में, इसमें 8 है, इसमें 2 कम हो गए, इसमें 7 है, इसमें कितने, इसमें भी 8 है, मतलब 9 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना, अरे हो गया ना, उड़ गए छल्ले, ठीक है रे भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चले अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये भी आ गया, एक कागज को मोड़ना है और मोड़कर काटना है, काटने के बाद खोलना है। पहले मोड़ना है, पहले मोड़ना है और मोड़ने के बाद काटना है, और काटने के बाद खोलना है, और खोलने के बाद देखना है कि क्या निकलता है। ठीक है, 3 स्टेप है, पहले मोड़ना, मोड़ने के बाद काटना, काटने के बाद खोलना। तो देखो ये एक इसके पास पहले एक कागज था, इस पूरे कागज को इसने ऐसे कागज था, इसको इसने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, और इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसने इस कागज को ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद इसने एक इसमें से बीच में से एक चूंटी भर ली, और चूंटी भर के यहाँ से दूसरे एक ट्रेंगल काट लिया। क्या काट लिया? ट्रेंगल काट लिया। तो आपको समझना है कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन से डील करेंगे। अब देखो, अब मैं खोल रहा हूं, उल्टे चलो, काटने के बाद क्या करना है? खोलना है। अब खोलो भैया, इसको यदि तुम खोलोगे ना तो ये वाली देखो इसने शेप ऐसे की है, तो उसको मैं खोलूंगा तो ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला ट्रेंगल ऐसे बना हुआ निकलेगा। ठीक है, अब इसको जब ऐसे खोलूंगा, क्योंकि इसने एक बार ऐसे मोड़ा है ना, तो इसको जब मैं ऐसे खोलूंगा तो निश्चित है इसमें ट्रेंगल, ये दोनों ही ट्रेंगल ऐसे बने निकले। इसका मतलब कितने ट्रेंगल? 4, और चारों की मुंह कहाँ है? अंदर की ओर। तो देखो 4 ट्रेंगल तो है, लेकिन एक बाहर की तरफ है, मतलब ये नहीं होगा। 4 ट्रेंगल अंदर, मतलब ये हो सकता है। और देख ले चलो, 4 ट्रेंगल 2 बार नहीं है, 4 ट्रेंगल इसमें से 2 बार, मतलब ये वाला भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 ट्रेंगल है और चारों के कहाँ है भैया? मुंह अंदर की ओर है। देखो आया कि नहीं आया समझ में? आराम से कर सकते हो। पहले मोड़ना है, मोड़ने के बाद काटना है, और काटने के बाद खोलना है, और खोलने के बाद देख लेना क्या निकलेगा। आपका ऑप्शन आराम से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक कूटभाषा दे दी, और कूटभाषा में इसने दे दिया दोस्तों परसेंट दे दिया। एक कोई भी समूह दे दिया, इसको इसने 2, 4, 9, 8, 7। अब ये रेंडमली नंबर है, इन यदि नंबर्स को तुम देखोगे ना तो कई कई बार तुमकी कोडिंग के हिसाब से दे देता है, लेकिन ये क्वेश्चन रेंडमली नंबर दिए, इनका कोई तारतम्यता नहीं है। देखो RISED का इससे संबंध दे दिया। अब इसने दिया है ना, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई कॉमन वर्ड है क्या? कॉमन वर्ड आर है, आर को इसने 9 से रिप्रेजेंट किया। आर है, आर को इसने 9 से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब इसने नॉर्मल सी कोडिंग दे दी, इसने नंबर्स को अलग तरीके से दिखाया हुआ है, बाकी लेना देना इसमें कुछ नहीं। अब आप बताओ स्टेरेन को क्या बोलेंगे? STAREN को कैसे लिखा जाएगा? आप एक बार देख लो, जल्दी से ऑप्शन बताओ। हालांकि मैंने इसमें पूरी आपको जो हिंट देनी थी ना मैंने बता दिया है। अब देखो एस का नंबर क्या हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एस का नंबर क्या निकल के आया? 5। टी का नंबर क्या है? लास्ट 0। ए का नंबर कितना है? ए कहाँ? इसमें नहीं है। ए कहाँ है? ये रहा दूसरा 6। देखो 506, 506 दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अगला चलते हैं भैया। आर, आर का नंबर तो 9 बताया ना मैंने। आर का नंबर कितना है? 9। 5069, 5069 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे और चेक कर लेते हैं। ई, ई का नंबर कितना है? देखो ई कहाँ है? ई कहाँ? ये रहा, ई का नंबर 4। 50694। और देख लो एन, एन का नंबर कितना है? 7। देखो यही है क्या? यही है क्या? 506947, यही ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ने, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा है? आपको किन्हीं भी 2 चिन्हों को बदलना है और किन्हीं भी 2 संख्याओं को बदलना है, और बदलने के बाद आपस में बदलने के बाद आपको देखना है कि किस प्रकार से आपकी जो इक्वेशन है ये सही बैठती है। और इसने दिया है भैया 3/1 + 5 × 2 - 6 बराबर 1 है। तो आप इन सिंबल्स को चेंज कर लीजिएगा। पहला क्या कह रहा है? इंटू को आपको भाग से करके देखना है रिप्लेस, 5 को 2 से करके देखना है रिप्लेस, इंटू को भाग से रिप्लेस करना है, 6 को 5 से रिप्लेस करना है, इंटू को माइनस से रिप्लेस करना है, 3 को 6 से रिप्लेस करना है, इंटू को प्लस को इंटू से रिप्लेस करना है, और 3 को 6 से रिप्लेस करना है। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से देख लो एक बार। अब ये ऐसा है, इसमें आपको एक ऑप्शन को करके देखना ही होगा। निश्चित है कि इसमें एक एक ऑप्शन को करके देखना होगा। अब ये आपके भाग्य की बात निकलेगी कि आपका जो भी आंसर आए वो पहले दूसरे में मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक एक ऑप्शन की मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधे जो आंसर है उसके हिसाब से मैं इसको देखता हूँ। देखो सबसे पहले पहले को चेक करके चलते हैं अपन। क्या कह रहा है? इंटू को भाग से रिप्लेस करना। अब जहां जहां इंटू है ना वहां तो भाग लगा देना, और जहां जहां भाग है वहां इंटू लगा देना। रिप्लेसमेंट इसी प्रकार से करना है। और 2 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5। देखो 3 है, यहाँ क्या है? भाग है, तो भाग को इंटू से रिप्लेस करो।
प्लस में कुछ नहीं करना, 5 की जगह 2 आ जाएगा, इनटू को भाग से रिप्लेस कर देना है, 2 की जगह 5 आ जाएगा, ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा और ये इस प्रकार से आएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ भाग दोगे तो भाग देने के बाद 2/5 आएगा और 2/5 माइनस 6 मतलब कोई इक्वेशन नहीं बनती, इक्वल आ जाए, मतलब ये कोई इसमें लॉजिक नहीं बैठा। ऑप्शन बी को देखते हैं, इस इनटू को किससे रिप्लेस करवाया है भाग से और संख्या 6 को 5 से रिप्लेस करवाया, करते हैं देखो 3 इंटू 1 प्लस संख्या 5 को 6 से रिप्लेस करना, इंटू को भाग से रिप्लेस कर देना, दो संख्या 6 को 5 से रिप्लेस कर देना बराबर क्या है 1। जरा करके देखें 3 एकम 3 प्लस यहाँ भाग दोगे तो कितना आएगा 6 में 2 का भाग 3 माइनस 5, देखना बराबर 1 आएगा क्या, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 बराबर 1 मतलब देखो इक्वेशन बैठ गई क्या, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। भैया यहाँ पर इनटू को किससे रिप्लेस करना होगा, इनटू को रिप्लेस करना होगा भाग से, इनटू को रिप्लेस करना होगा भाग से और संख्या 6 को रिप्लेस करना होगा 5 से। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया होगा, मुझे लगता है आ गया होगा, सब चार हो तुम समझदार हो। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना एग्जाम ओरिएंटेड हैं, शानदार लाजवाब सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, तो आपको जुड़े रहना है लास्ट तक, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक श्रृंखला दी हुई है साहब उसने, जिसमें एक पद लुप्त है और इस लुप्त पद को आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। NRUQTXAW आपको देखना है अगला क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी पैटर्न का ही तो पता करना है ले लो टाइम ले लो थोड़ा सा, जल्दी करके बताओ, करके बताओ भैया जल्दी से। अब देखो इसने क्या कहा है, अच्छा देखो एन से यू पर चला गया, एन का नंबर 14 21 यू का नंबर 21 मतलब +7 किया है, +7 किया है। आगे चलो यू के बाद टी मतलब 21 से 20 पर आ गया मतलब -1 किया है। देखो टी से ए पर गया, टी का नंबर 20 ए का नंबर 27 तो +7 किया है। आगे देखते हैं देखो क्या पैटर्न, +7 -1 +7 -1 ऐसे कुछ पैटर्न लेना गया, तो यहाँ पर -1 करके देखते हैं एक बार। ए में से -1 करोगे तो जेड आएगा, कितना आएगा जेड, वैसे ए का नंबर मैंने अभी 27 बताया था, 27 में से घटाओगे तो 26 आएगा, जेड आएगा। चलो एक अल्फाबेट का हमें पता चल गया जेड, लेकिन जेड तो चारों में ही है रे भैया। आगे चलो आर के बाद क्यू पर आया, आर का नंबर 18 क्यू का नंबर 17 मतलब कितना किया -1, यहाँ कितना किया है 17 में 7 जोड़ा है, 17 और 7 24, एक्स का नंबर 24 ही है, +7 -1 देखो 24 पे से 23 पर आया -1। अब क्या करना है +1 करना है, डब्ल्यू का नंबर कितना है 23 और 23 में 7 जोड़ना, 23 में 7 जोड़ोगे तो 30 दोस्तों, यदि 23 में तुम 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 और 30 पर तो डी आता है, कौन आएगा डी, जेड के साथ डी, जेड के साथ डी मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया ना समझ में, जेड के साथ डी मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इनके नाम है मिया, नोआ, ओलिविया, एथन, ग्रेस, हेनरी। अब देख लो नाम ही ऐसे दे दिए, आगे तो आधे तो मर गए रे भैया, आधे तो झंझा जाएंगे कि क्या मामला है, कैसे क्वेश्चंस को इसको डील करें, लेकिन हमें नाम से कोई मतलब है क्या, मैंने आपको डीलिंग करने का तरीका बताया, जिस तरीके से वो कह रहा है उस तरीके से करना। एक वृत्ताकार मेज बनाओ, एक दूसरे के मुंह एक दूसरे की तरफ है, मतलब मियाँ का मुंह ऐसे इस तरीके से मुंह करके बैठे मतलब इनके केंद्र की तरफ मुंह है, ठीक है भैया। अब देखो इसने क्या कहा, उसी तरीके से हम इसको बैठा देते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, एक सर्किल बनाना है, सर्किल में 6 जगह बनानी है, क्योंकि 6 व्यक्ति है ना तो 6 जगह बनानी, ठीक है। अब इनके मुंह केंद्र की ओर है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ है, तो इस प्रकार से मतलब अब देखो इनके मुंह, अभी तो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने बिठाया नहीं है लेकिन इनके मुंह आप देख सकते हो, देखो इसका मुंह आपस में विपरीत हो रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं क्या। अब देखो किस प्रकार से हमको इसको बैठाना है, चलो भैया पढ़ना चालू करते हैं। इसने कहा है ये ग्रेस है ना, ये एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ग्रेस एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एथन से तुलना करवाई है, तो पहले आप एथन को बैठा लो, कहीं कहीं बैठा सकते हो 6 स्थानों में से। अब मैंने क्या किया, यहाँ एथन को बैठा लिया, एथन के कौन सी ओर बाईं ओर, अब इसका बायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा, बाईं ओर कौन से पर दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा कौन है ग्रेस है,
ये मैंने बैठा दिया। ग्रेस को एथन के कौन सी ओर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दिया, पहली लाइन खत्म हुई। नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर है। अब देखो ठीक बाईं ओर के लिए मेरे पास 2 जगह बच जाती है, 3 जगह बच जाती है। अब उसके अनुसार मैं बैठाता हूँ। नोआ है ना, ये हेनरी के है बाईं ओर। अब मैं यदि हेनरी को यहाँ बैठाऊं तो यहाँ कौन आनी चाहिए बाईं ओर, नोआ आनी चाहिए। चलो आगे क्या कह रहा है, बैठा है। और मिया नोआ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ मिया आनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो जगह नहीं बची, मतलब कुछ न कुछ तो इन दोनों को अलग तरीके से बैठाना होगा। अब मेरे पास 3 ही तो जगह है। अब मैं क्या करता हूँ, अब की बार हेनरी को यहाँ बैठाऊं, और हेनरी के बाईं ओर कौन है, देखो नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर है, मतलब यहाँ कौन है, नोआ। देखो हेनरी के ठीक बाईं ओर कौन आ गई, नोआ आ गई। अब यहां तक मेरा मतलब सही है। और मिया है ना, मिया ये नोआ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो नोआ का बायां दूसरा स्थान ये है क्या, यहाँ कौन है, यहाँ है भैया मिया। कौन है, मिया दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप बताइए एक जगह कौन बच गई, एक जगह बची, और एक जगह किसके लिए, ओलिविया की। ये जगह किसके लिए बची है भैया, ओलिविया। ये मैंने सेटिंग अरेंजमेंट कर दिया। और सेटिंग अरेंजमेंट करने के बाद आप देखो ओलिविया और नोआ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। ओलिविया और नोआ दोनों का निकट पड़ोसी मतलब इनके बीच में कौन है, हेनरी। हेनरी मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द। अब देख लो अच्छा क्वेश्चन है वास्तव में। सीरीज का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जान लगा दी है सीरीज बनाने में। निश्चित तौर पर आपको दोस्तों इस बात को अप्रिशिएट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना होगा, क्योंकि क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी आपके साथी बंधु वर्दी की कहीं ना कहीं चाह रखते हो, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजनिंग का सेगमेंट 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं पहली क्लास में। तो आप जुड़े रहो, एंड तक जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर अगला 15 क्या कहता है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ इसने दिया हुआ है दोस्तों, ये इसने एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया है ना। ए प्लस बी तो इसने पहले दे दिया, इसको छोड़ना। ए भाग बी ए बी की माँ है, ए एंड बी का अर्थ ए बी का भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है। ठीक है भैया, यदि ये इसने इस प्रकार से एक सीरीज बना दी, इनको मान के चलना है। प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब ये है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो आप इस प्रकार से मान के चलना है। अब इसने क्वेश्चन में दिया है z माइनस टी भाग s इंटू वाई प्लस एच एंड वी। तो s का h से क्या संबंध है, मैं पहले इस डायग्राम को बनाता हूं, और क्वेश्चन अच्छा है डायग्राम को बनाऊंगा। डायग्राम को बनाने के बाद आपको इस बात को मान के चलना है, जितने भी एक हम उम्र साथी हैं, इसका मतलब जो दोस्तों एक पीढ़ी के रिश्ते हैं, जैसे पति पत्नी का एक पीढ़ी का रिश्ता होता है, भाई बहन भाई भाई, एक पीढ़ी के रिश्ते, एक पीढ़ी के रिश्ते को हमेशा एक लाइन में रखना है। और जो पहले पीढ़ी आ चुकी, मतलब हमारे पिता हमसे पहले आए होंगे उनको ऊपर रखना है, हमारे पुत्र हमसे पीछे आए उनको हमको नीचे रखना है। ये डायग्राम बनाने का तरीका है। और हमेशा ध्यान में रख लेना दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पुरुष देता है, मतलब पुरुष को पॉजिटिव मान के चलना है। स्त्री हमेशा नेगेटिव एनर्जी देती है, तो स्त्री को क्या मानना है, नकारात्मक मानना है। इन सिंबल्स का आपको यूज करना है। मैं तरीका आपको बता देता हूं किस प्रकार से इस क्वेश्चन की डीलिंग करोगे, किस प्रकार से आप इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से निजात पा सकते हो। समझना, देखो आराम से समझ सकते हो, ठीक है। स्त्री को हमेशा नेगेटिव मान के चलना, जिसमें स्टेटमेंट के अनुसार जो कंक्लूजन निकलता है। चलो भैया, इसने कहा है z माइनस टी, माइनस का अर्थ क्या है, उस माइनस के अर्थ पे चलते हैं पहले। माइनस लगा हुआ है मतलब z टी की बहन है, z माइनस टी का मतलब है z टी की बहन है। तो देखो इसका मतलब z और t हम उम्र है, z और t हम उम्र है, और z बहन है। तो आप लिख दो, और ये एरो इस प्रकार से लगा देना, z t की बहन है। ठीक है भैया, मतलब नेगेटिव होगी z। आगे चलो, t और s के बीच में भाग लगा हुआ है, मतलब भाग क्या बताता है, भाग कहाँ है, ये रहा, ये रहा t और भाग s, मतलब t s की माँ है। t किसकी माँ है, s की, मतलब ये एरो थोड़ा सा ऐसे आएगा, और t माँ हो जाएगी किसकी, s की। ये माँ है, ये मैंने लिख दिया, नेगेटिव होगी, और ये माँ को बताता है। मतलब s की माँ कौन है, s की माँ कौन है, s की माँ कौन है, t है। आए समझ में। चलो भैया आगे क्या कह रहा है, s इंटू बाई, मतलब इंटू का सिंबल सी बताता है s बाई का पिता है। s किसका पिता है, s किसका पिता है रे भैया, बाई का पिता है।
ये मैंने लगा दिया बाई, और ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव। लिखना चाहो तो पिता है, किसका पिता है, बाई का। ठीक है, डायग्राम मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से डायग्राम बनाना है। आगे चलो, वाई प्लस एच, प्लस क्या बताता है, देखो प्लस बताता है वाई एच की पत्नी है। ये जो वाई है ना, ये एच की पत्नी है, इसको आप नेगेटिव कर दीजिएगा और लिख दो भैया ये पत्नी है किसकी, एच की। एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, देखो हो जाता है क्या, नहीं हो, कोई बात नहीं, आप डायग्राम को समझ लो थोड़ा सा, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, देखो यही समझा देता हूँ। ये बाई किसकी पत्नी है, बाई किसकी पत्नी है, एच की, क्योंकि ये देखो एच प्लस वाला क्या बताता है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पत्नी है, मतलब बाई पत्नी है किसकी, एच की। एच और वी के बीच में एंड है, देखो एंड क्या बताता है, एंड बताता है ये एंड है, ए एंड बी, मतलब एच वी का भाई है, एच है ना वो किसका भाई है, ये बी का भाई है, और लिखना चाहो तो भले आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको बताना है एच का एस से क्या संबंध है, सॉरी एस का, किसका, एस का एच से क्या संबंध है, तो आप आराम से बता सकते हो एच का एच से क्या संबंध निकल के आएगा, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये एच इस एस को क्या बुलाएगा, इस प्रकार से आपको एरो लगाना है, एस का किससे, एस का किससे, एच से क्या संबंध है। आप यदि देखोगे इसको, बात को ढंग से देखना, एच की पत्नी कौन है, बाई, और बाई का पिता कौन है, एस। एच की पत्नी बाई और बाई का पिता कौन है, एस, मतलब ये पत्नी का पिता है, मतलब ससुर है, कौन है भैया, ये एच का कौन है, ससुर है, या लिखना चाहो पत्नी का क्या है, पिता है। एस एच की पत्नी का क्या है, पिता है, तो आप देख लो ससुर ऑप्शन में है क्या, नहीं है, पत्नी का भाई गलत, पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एस एच की पत्नी का क्या है, पिता है, पत्नी की मां नहीं, पत्नी की बहन नहीं है। एच का कौन है, ये ससुर है, मतलब एच की पत्नी का कौन है, पिता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक आकृति दे दी वही है, कागज को पहले, कागज को पहले मोड़ना है, मोड़ने के बाद, पहले तो दोस्तों उस कागज को मोड़ना है, मोड़ने के बाद उसको काटना है, काटने के बाद खोलना है, और खोलने के बाद देखना है दोस्तों अपन को क्या आंसर प्राप्त होगा। चलो देखो क्या करते हैं, ये सर्किल बनाए हुए इसने, पहले कागज इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसने ऐसे मोड़ दिया, और ऐसे मोड़ने के बाद इसमें से ऐसे दो सर्किल काट लिए। अब देखो आजा भैया, यदि इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो एक तो सर्किल बनेगा बड़ा, एक तो सर्किल बनेगा बड़ा, और एक बीच में सेंटर में छोटा सर्किल, खोल दिया, ये आकृति आगे, फिर इसको ऐसे खोलूंगा तो देखो कहीं ना कहीं दोस्तों ये छोटा, ये छोटा और ये बड़ा, इस प्रकार से आकृति खुल जाएगी। तो आप देख लो कौन सी आकृति बनती है, सेंटर में आने चाहिए तीनों ही सर्किल, ये चारों सर्किल है ना सेंटर में, देखो ये ज्यादा सही है क्या, चारों ही सेंटर में है क्या, ये तो बीच में आ गई, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कोने पे से छूटा थोड़ी है, यदि कोने पे लगाता तब तो ये सही होता, लेकिन कोने पे नहीं लगाया है, यदि यहाँ लगाता नीचे तब ये सही होता, लेकिन इसने तो बिल्कुल बीच में छूटा है, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक अक्षर समूह में से आपको बताना है कि कौन सा इनके बीच में आएगा। ये तो एकदम इजी है, एल एल एम एम एन एन ओ ओ, 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 मतलब कौन कौन से आएंगे, एल एम एन ओ, देखो एल एम एन ओ, मतलब ऑप्शन नंबर एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए ना रिक्त स्थान वाला, तो इसमें आपको देख लेना है कि किन अक्षर को मैं रख सकता हूं कि मेरी सीरीज बनी रहे। तो सीरीज क्या कहती है, एल एल एम एम एन एन ओ, एल एल मतलब एल आएगा, एल एल एम एम एन एन ओ, एल एल एम एम, अब कौन आएगा, एम एम, एन एन ओ, एल एल एम एम एन एन, और ओ ओ ओ ओ, मतलब यहां पर क्या आएंगे, एल एम एन ओ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, एम एन ये दर्पण को बता रहा है, तो आपको देखना होगा कि किसने ऐसी शेप बनाई है, एक ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल को इसने दोस्तों ऐसे ये इस प्रकार से बना दिया, और दो एरो लगा दिए ऐसे, और एक ये इसने मिरर लगा दिया। अब तो मिरर में यदि तुम देखोगे ना सेम यही आकृति दिखेगी, क्योंकि ट्रायंगल का ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का ट्रायंगल बनेगा, और ये जो शेप बनी हुई ना शेप में कोई चेंज नहीं होगा, इस शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा,
और ये दोनों अंदर की तरफ है, मतलब ये जो एरोज है ना वो अंदर की तरफ ही आएंगी। मतलब सेम ऐसी कैसी आकृति, देखना कौन सी में बन रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सेम ऐसी के, इसमें तो दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं एरो, मतलब ये नहीं होगा। इसमें दोनों में एक साइड जा रहे हैं, मतलब नहीं होगा। इन दोनों में विपरीत है, लेकिन एक बाहर एक अंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करता हूँ। ये आ गया भैया शब्दकोश। डिक्शनरी ले आओ रे भैया, और डिक्शनरी लाने के बाद देखना, जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन करोगे ना तो अल्फाबेट्स को देखना। पहले ए वाले अल्फाबेट्स को प्रायोरिटी पर रखना है, बी वाले को, सी को ऐसे रखना है। और दोस्तों आपको फिर यदि पहला पहला अक्षर सिमिलर नहीं मिलता है तो पहले अक्षर से पता चल जाएगा, और यदि पहला अक्षर सिमिलर हो गया दूसरे के पास जाओ, दूसरा सिमिलर है तीसरे के पास जाओ, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। जैसे देखो इन सभी अल्फाबेट्स का पहला पहला अक्षर सिमिलर है क्या, मतलब सेम है, तो मुझे पहले अक्षर से पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। लेकिन मैं दूसरे के पास चला गया, दूसरा ओ ओ ओ ओ, दूसरे से भी पता नहीं चला। तीसरे के पास जाओ, तीसरा एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब देखो एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू, इनमें से पहले कौन आएगा, तो आपको पता होने से पहले डब्ल्यू आता है। कौन आता है, डब्ल्यू आएगा, मतलब पहले डब्ल्यू वाली मीनिंग आएगी। तो इसका मतलब ये तो बाद में, अब डब्ल्यू वाली में देखो यहाँ तो सिंगल डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू के बाद कुछ नहीं, मतलब सबसे पहले तो 3 नंबर आएगा। यहाँ डब्ल्यू के बाद एल है, डब्ल्यू के बाद ई है। अब मुझे बताओ एल पहले आएगा कि ई, पहले कौन आएगा, ई। अल्फाबेट्स में पहले कौन आएगा, ई, मतलब अब आएगा 5 नंबर। अब कौन आएगा, 4 नंबर। इन दोनों में देखो एक्स पहले के बाई, मतलब एक्स पहले आएगा 1 नंबर और फिर 2 नंबर। क्या बना रहे भैया, क्रम क्या बना, 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर अगला अपन का आंसर आएगा, या विकल्प कौन सा होगा। देखो भैया ZIVDMFCOM, जेड बाई इसका संबंध जो इससे है वो इसका संबंध किससे होगा, एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लो और जल्दी से आंसर टिक करके बताना कौन सा आंसर इसमें होगा। जल्दी करना भैया, जल्दी करो। अब देखो यदि आप देखोगे ना तो जेड का नंबर 26, 26 में 4 जोड़ोगे तो 30, 30 पर कौन आएगा, डी। आई का नंबर 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 पर कौन आएगा, एम। बी का नंबर 2, 2 में 4 जोड़ोगे तो एफ, 6 आएगा, मतलब +4 +4 +4 करना है। सी का नंबर 3, 3 में 4 जोड़ोगे, अरे 3 में 4 जोड़ोगे 3 और 4 7 पर कौन आएगा, जी। ओ का नंबर 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19, 19 पर कौन आएगा, एस। एम का नंबर 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, 17 पर कौन आएगा, क्यू। GSQ, देखो GSQ है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब समझना मेरी बात, ये एक सीरीज जो मैंने चालू की है ना, रीजनिंग और मैथ दोनों को मैं आपके से यहाँ पर डिस्कस करवाने वाला हूँ। लगभग प्रत्येक क्लास में मैं संभावना रखता हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों ये क्लास है ना, इंपॉर्टेंट तरीके से इस क्लास को प्रायोरिटी पर रख के और इस क्लास को निश्चित तौर पर आपको देखना है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। क्योंकि दोस्तों जितने बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, शायद आपके लिए क्लास इतनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि आप समझने लग जाओगे कि हाँ एक क्लास से हमारा एक सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। निश्चित मान के चल लेना दोस्तों, मैथ और रीजनिंग दोनों में ही आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का ही लगभग आधा 50% पूरा लेकर चल रहा है, और 50% सिलेबस की जिम्मेदारी मैं लेकर चल रहा हूं। तो आपको ये मानना होगा कि ये क्लास निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यदि लास्ट एग्जाम तक यदि क्लास से जुड़े रहोगे तो आपके लिए जो टारगेट मैंने दिया हुआ है ना 145 प्लस क्वेश्चंस का, 145 प्लस नंबर का, 145 प्लस नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हो। एक क्लास के माध्यम से यदि एक सब्जेक्ट क्लियर होता है तो कोई कम बात नहीं है। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, और आपको समय भी बचाना है और उसके साथ साथ आपको दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी लेना है। तो आपको क्लास को इंपॉर्टेंट समझना होगा और निश्चित तौर पर क्लास को लेना होगा। ठीक है, आप प्रत्येक क्लास में लास्ट क्वेश्चन तक जुड़े रहना। अब मुझे जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने 7 क्वेश्चन को किया है वो अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही आए थे। एक बार मैं उनका स्कोर देखूंगा, स्कोर देखने के बाद आपको ये पता चलेगा, साथ के साथ क्वेश्चंस को यदि करते रहोगे ना तो दोस्तों आपको ये भी पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मैं आराम से कर सकता हूँ, मतलब ये टॉपिक मेरे ढंग से समझ में आ रहा है, इस टॉपिक पर मुझे थोड़ी मेहनत करनी है
तो यहाँ दोस्तों सेल्फ एनालिसिस करने का भी मौका तुम्हें दे रहा हूँ। इसी वजह से क्लास थोड़ी सी बड़ी होंगी, लगभग 1 घंटे की समथिंग की क्लास हो सकती है। तो आपको ये मान के चलना है, क्योंकि डबल काम कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चंस के लिए टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आपको करवा मतलब सेल्फ एनालिसिस के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं मूल्यांकन भी करवा रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को डिटेल से समझाने वाला भी हूँ। तो आपके दोस्तों लगभग 1 घंटे में यदि एक सब्जेक्ट क्लियर होता है तो बाकी का टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो। 2 घंटे चाहिए मुझे बस मैथ और रीजनिंग के लिए। 2 घंटे 50%, आधा, आधे का मतलब होता है दोस्तों 80 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है साहब। 160 में से 80 नंबर की जिम्मेदारी मैं लेकर चल रहा हूँ। अब आपको 80 नंबर पर किस तरीके से काम करना है, आप खुद समझदार हो, जुड़े रहो, तो कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत आभार, इतना जुड़े रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना, और दोस्तों आप अगली क्लास के लिए भी जुड़े रहो। इसके लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यदि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लोगे, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान दोस्तों।